दोस्तों, आज हम लोग एक अन्य बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल से प्रश्न हमेशा प्रीलिम्स में भी आते रहे हैं और मेंस में भी आते रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल्स पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मूल संविधान है उसमें न्यायाधिकरण के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप ध्यान रखिए। कई बार इससे सीधा प्रश्न आ सकता है कि अधिकरण के मामले के बारे में मूल संविधान में प्रावधान है, तो मूल संविधान में अधिकरण के बारे में प्रावधान नहीं थे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी दोनों के लिए सेम न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक फ्रांस का भी न्यायालय है, फ्रांस का भी पद्धति है जुडिशरी की, जिसमें आम नागरिकों के लिए अलग न्यायालय होता है, सिविल सेवकों के लिए अलग न्यायालय होता है। तो एग्जैक्टली वो बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो फ्रांस का विशेषता है कि अलग कुछ कुछ मामले में अलग होना चाहिए, उसको डालने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ये न्यायालय नहीं है, बल्कि इसमें जो केस है उसको कोर्ट से कम करने के लिए और विशेषज्ञता के लिए ये चीज लाई गई है। अभी हम लोग पहले समझेंगे अधिकार ही क्या है, फिर उसके बाद जो है देखेंगे। तो पहले अच्छा अधिकरण बता देते, तब आगे बढ़ते हैं। तो अधिकरण देखिए, कोर्ट नहीं है। अधिकरण ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ न्यायाधीश और कुछ उस क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ बैठकर और वो सरल प्रक्रिया के द्वारा न्याय करने का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा न केवल जो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था है उससे जो मुकदमों का बोझ कम होता है, बल्कि इसके द्वारा विशेषज्ञता का लाभ भी मिलता है और जल्दी से मुकदमे निपटते हैं और लोगों को जल्दी से न्याय मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स ये अर्ध न्यायिक चीजें हैं। न्यायालय तो है, लेकिन वो उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं और न्यायपालिका भी होते हैं, या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकार के बजाय कोई अन्य अधिकार है तो उसमें यानी विशेषज्ञ होंगे और क्या होंगे, आपके न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो इसको कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या है, इसमें अधिकार का नाम दिया गया, और ये अनुच्छेद 223 ए एक बनाया गया अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 223 बी बनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 223 ए जो है वो प्रशासनिक न्यायाधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद बी जो है अन्य मामलों के न्यायाधिकार संबंधित है। ठीक है, तो प्रशासनिक न्यायाधिकार का मामला किससे संबंधित है? वो प्रशासनिक न्यायाधिकार का मामला अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है, और अन्य मामलों में भी न्यायाधिकार बने हैं जो 323 बी से संबंधित है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतना आप समझ पाए अभी तक कि अधिकार का अर्थ होता है कि विशेष जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके निर्णय के, उनके राय लेकर, उनके ज्ञान का उपयोग करके निर्णय देना। ठीक है, और इससे क्या होता है, अदालतों का भी मुकदमे कम होता है तो उनमें बोझ कम होता है, और लोगों को भी सरल प्रक्रिया के द्वारा समय पर न्याय मिल जाता है। इसलिए ये न्यायाधिकार बनाए जाते हैं, और हमारे संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो अब पहला हम लोग पढ़ते हैं 323 ए। तो 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में दिया गया है, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वो ये अनुच्छेद 323 ए जो है वो संसद को, देखिए ध्यान दीजिए, संसद को यह अधिकार देता है कि क्या करे, कि वह केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगम या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए क्या करे, न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। इसमें ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 323 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह केंद्र और राज्य के लोक सेवा के संबंध में, उसके भर्ती के संबंध में, उसके सेवा शर्तों के संबंध में विवाद जो हैं उनके निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकता है। ठीक है, या इसको दूसरे शब्द में कहे, संसद को यह अधिकार देता है कि लोक सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकार के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो परंपरागत उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट है, उनके शक्तियों को कम करते संसद को जो कि अधिकार है कर सकता है, शक्तियों को कम करके क्या कर सकता है, वो ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। यानी कि कुल मिला के प्रशासनिक न्यायाधिकार जो कर्मचारी हैं उनके जो सेवा शर्तें, भर्ती, इस संबंध में जो मामले हैं उनको निपटारे करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये फ्रांस की तरह ऐसा नहीं है। फ्रांस में क्या है, प्रशासनिक अधिकारी का कोई भी मामला, आपराधिक, दीवानी, ये सारे मामले भी प्रशासनिक कोर्ट में चलते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है, बल्कि केवल सेवा शर्तों संबंधित मामले, नौकरियों संबंधित मामले ही क्या चलेंगे, न्यायाधिकरण में चलेंगे, अन्यथा और नहीं चलेंगे। ठीक है, संसद ने क्या किया, इस कानून को आधार पे गलत लिख गया, 223 है, 323 लिख गया,
इस 2323 ए का अनुकरण करते हुए एक प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 यानी 78 में संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद उसका संशोधन को लागू करने के लिए 1985 में पहली बार कानून बना। इसमें क्या हुआ है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, बनाया गया इसके कानून के द्वारा, और राज्यों को भी राज्य प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया। दो तरह के अधिकरण बनाए गए, एक केंद्र स्तर का अधिकरण बनाया गया, दूसरा राज्यों का प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया। ठीक है, तो दो स्तर के अधिकरण बनाए गए, यानी कि केंद्र के लिए बनाया गया, राज्य के लिए बनाया गया। ठीक है, तो अब हम लोग केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण समझेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ये क्या है, ये 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के तहत बना। इसका क्या प्रधान पीठ दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिए, और विभिन्न राज्यों में पूरा पीठ है जो कि 17 है। ठीक है, 17 खंडपीठ है। ठीक है, इस 17 ब्रांच है इस मुख्य पीठ की। ठीक है, और ये क्या देखता है, इसके क्षेत्र में कौन का है, अखिल भारतीय सेवा के संबंध में मामले देखता है, केंद्रीय लोक सेवा के संबंध में मामले देखता है। ठीक है, केंद्र के अधीनस्थ नागरिक पदों के संबंध में मामले देखता है, और सैन्य सेवाओं में सिविल कर्मचारियों के संबंधित मामले देखता है। इन सारे कर्मचारियों के मामले कौन देखता है, जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, वो ये चीज देखता है। हालांकि किसका नहीं देखता, ये बहुत जरूरी है, सैन्य सेवाओं के सदस्य अधिकारी का मामला ये नहीं देखेगा, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी को मामला ये नहीं देखेगा, संसद के जो है सचिवालय के कर्मचारी है उनका मामला ये नहीं देखेगा। ठीक है, यानी कि सैन्य सेवाओं के सदस्य के जो है अधिकारी हैं उनका मामला नहीं देखेगा, उच्चतम न्यायालय कर्मचारी हैं उनका मामला नहीं देखेगा, संसद के सचिवालय कर्मचारी हैं उनका मामला ये नहीं देखेगा। किसका देखेगा, अखिल भारतीय सेवाओं का मामला देखेगा, केंद्रीय सेवाओं का मामला देखेगा, और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों का मामला देखेगा। ठीक है, तो केंद्र के अधीन जो नागरिक पद है, नागरिक है, उनके भी मामला देखेगा। तो इन किसका नहीं देखेगा, ये ध्यान रखिए कि किसका नहीं देखेगा, बहुत जरूरी ध्यान रखना। सेना के संबंध में न्यायालय नहीं देखेगा। ठीक है, 80, और उच्च न्यायालय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों के संबंध में भी 80 नहीं देखेगा। ठीक है, संसद के सचिवालय कर्मचारी के संबंध में भी ये नहीं देखेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, कैट में एक अध्यक्ष तथा 65 सदस्य स्वीकृत है। ठीक है, 65, तो 65 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष पद नहीं होता है, प्रारंभ में था, उसके बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो एक अध्यक्ष है, 65 सदस्य हैं, और उपाध्यक्ष का पद इसमें नहीं है। और इसमें क्या है, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों संस्थाओं से इनके सदस्य लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ जज होते हैं और कुछ क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी इसमें होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है इनको सबको। समझे, राष्ट्रपति इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष अध्यक्ष संबंध में, और 62 वर्ष सदस्य के मामले में होता है। ठीक है, 5 वर्ष जो है या 65 वर्ष अध्यक्ष रहेगा तो, और 62 वर्ष या 5 वर्ष जो है सदस्य रहेगा तो, जो पहले हो जाए, पूरा हो जाए, तो वो इसका कार्यकाल है। ठीक है, इसको जो नियुक्त करते समय क्या, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, और उसके बाद एक जो है मुख्य न्यायाधीश कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या करता है, एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति बनाता है, और उसके बाद उसी चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति इसका निर्वाचन करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं, लेकिन उस संबंध में परामर्श किससे लेते हैं, जो है मुख्य न्यायाधीश लेते हैं, जो कि एक चयन समिति बनाता है, चयन समिति क्या बनाता है, उसकी अनुशंसा के आधार पर इनका सबका जो है चयन होता है। ठीक है, अब इसमें जो खास बात है वो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ही क्वेश्चन है। कैट मतलब वही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सिविल प्रक्रिया संहिता, कानून की प्रक्रिया से के मामलों को, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि ये जो प्रशासनिक अधिकरण है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता का जो प्रक्रिया है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अभी तक सीआरपीसी थी, अब तो भारतीय प्रक्रिया संहिता है, वो उसको ये पूरी तरह से मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो आम न्यायालय है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उनकी तरह ये प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्या है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। यानी कि जो अपने निर्णय देते हैं वो क्या है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर निर्णय देते हैं। ये क्या है, इनका व्यवहार लचीला होता है, प्रक्रियाएं बहुत सरल होती हैं, और अभ्यर्थी केवल 50 रुपए का मात्र शुल्क देना होता है और अपना आवेदन कर सकता है। वादी स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है, यानी कि चाहे वकील ना करे, ठीक है, स्वयं भी अपनी समस्या लेकर आ सकता है। इसके संबंध में कोई याचिका शुरुआत में जब शुरू हुआ तो 1985 तो सीधा क्या जाती थी, सर्वोच्च न्यायालय जा सकती थी। किंतु अब क्या हो गया है, एक 1997 में चंद्र कुमार मामला आया, और इस चंद्र कुमार मामले के बाद याचिका क्या है, अब सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर उच्च न्यायालय जाती है। ठीक है, तो पहले क्या है, इसके खिलाफ जो सुनवाई, यानी इसके खिलाफ जो अपील है, वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाती थी। अब सर्वोच्च न्यायालय न जाकर उच्च न्यायालय जाती है, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय जाती है। तो ये तो हो गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार का। ठीक है,
अब राज्य प्रशासनिक अधिकार के मामले में बता दूं, राज्य प्रशासनिक अधिकार केवल 8-9 राज्यों ने अभी तक बनाया है, ठीक है। और जहां बनाया है अलग अलग व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने अभी तक नहीं बनाया, तो इसलिए राज्य प्रशासनिक अधिकार को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अभी वो सिस्टम में नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 323 बी, ठीक है। तो 323 बी, इसमें संसद और राज्य विधायिका को कुछ मामलों के संबंध में न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार है। यानी कि अभी तक पहले क्या था, अनुच्छेद 323 ए, उसमें केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाना था, ठीक है। इसमें क्या है, अन्य विषय जो नीचे दिए गए उन सारे विषयों में न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। पहले 323 ए में जो है केवल संसद बना सकती थी, और इसमें क्या लिखा है, संसद और राज्य विधायिका दोनों बना सकती है, ठीक है। 323 ए में केवल संसद न्यायाधिकरण बना सकती है, और 323 बी में संसद और राज्य विधायिका दोनों न्यायाधिकरण बना सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस संबंध में कौन कौन से हैं, तो इस संबंध में है कर संबंधी, यानी कि कर संबंध टैक्सेशन के संबंध में न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। विदेशी मुद्रा आयात निर्यात इस संबंध में न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। औद्योगिक और श्रम इस संबंध में न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, सांसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराएदारी अधिकार, इन सारे के सारे मामलों में सुप्रीम संसद या राज्य विधायिका चाहे तो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना सकती है, ठीक है। और बने भी है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल देश में काम कर रहे हैं, इन सारे मामलों में बहुत सारे ट्रिब्यूनल देश में काम कर रहे हैं, ठीक है। यही वही चीज लिखा है कि दोस्तों 323 बी के अंतर्गत दोनों बना सकते हैं, 323 ए के अंतर्गत संसद बना सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 80 से इतना ही क्वेश्चन आएगा। देखिए मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट है, उसी से क्वेश्चन आता है, और इन सारे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन दोनों आपको इतना थोड़ा अंतर 323 ए और 323 बी को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए आप लोग, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है, ताकि ज्यादा लोगों तक ये लाभ पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।